वेलकम टू IAS। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 24 जून 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने डेडिकेट किया है नेशन को एक मेन टनल और 6 अंडरपास, जो कि पार्ट है प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट की। आइए जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, क्या रहा मेजर ऑब्जेक्टिव और अभी कितने डेवलपमेंट्स हो चुके हैं। प्रगति मैदान का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड रहा है, उसके आसपास बहुत सारा ट्रैफिक रहता है। इसी ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए, इस पूरे एरिया की कनेक्टिविटी को और बेटर करने के लिए प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट को 2017 में शुरू किया गया। ये ITPO प्रगति मैदान रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा भी रहा। इसमें जो भी पैसे लगे वो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही खर्च किए। यद्यपि इसको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी दिल्ली गवर्नमेंट के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि PWD को सौंप दिया गया। इस पूरे प्रोजेक्ट के कुछ की ऑब्जेक्टिव्स या एम्स रहे। पहला तो ट्रैफिक का डीकंजेशन करना। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि प्रगति मैदान के एरिया में ट्रैफिक की समस्या काफी लंबे समय से बनी रहती थी। प्रगति मैदान जो ट्रेड सेंटर है उसके आसपास बहुत सारा ट्रैफिक रहता है। इसके अतिरिक्त जो भैरव मार्ग है, रिंग रोड है, ITO W पॉइंट है, उन सभी जगहों से जो बॉटलनेक्स हैं, जो भी इसके अलावा देखिए मथुरा रोड भी है, उन्हें सिग्नल फ्री करना है। सिग्नल्स की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा रहती है। अगर बहुत सारे सिग्नल्स हैं तो बहुत सारी गाड़ियां रुकती रहती हैं और कंजेशन बना रहता है, ट्रैफिक बना रहता है। इन दोनों प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के ऑब्जेक्टिव से इस पूरे एरिया में कुछ डेवलपमेंट्स किए गए, जिसमें मेन टनल और कुछ अंडरपास बनाए गए। इस मैप को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये इंडिया गेट है, दिल्ली का मैप है वैसे ये इंडिया गेट है और ये है प्रगति मैदान। यहाँ पर ये जो रोड आप देख रहे हो ये मथुरा रोड है। इस पर टोटल 6 ट्रैफिक सिग्नल्स हुआ करते थे, लेकिन इसे अंडरपास के थ्रू खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा ये देखिए भैरव मार्ग है, ये भैरव मार्ग है और ये है रिंग रोड। ये जो पूरा एरिया रहता था ये बहुत ज़्यादा कंजेशन वाला रहता था, तो इसे ही कंजेशन फ्री करने के उद्देश्य से इस पूरे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, ताकि प्रगति मैदान बिल्कुल स्मूथ हो जाए, वहाँ पे जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल स्मूथली चले। जो मेन टनल है वो रिंग रोड को इंडिया गेट से जोड़ती है वाया पुराना किला रोड, जो कि प्रगति मैदान से होके गुजरती है। इसके अलावा अल्टरनेटिव रूट भी तैयार किया गया है भैरव मार्ग के पास में। आप इस इमेज को देखिए, ये जो रूट आपको दिख रहा है ये भैरव मार्ग में एक अल्टरनेटिव रूट भी तैयार किया गया है। इसमें देखिए एक तो मेन टनल है और 6 अंडरपास हैं, जिसमें 4 तो मथुरा रोड पे ही हैं, एक भैरव मार्ग पे है और एक जो रिंग रोड और भैरव मार्ग का इंटरसेक्शन है वहां पे है। तो कुछ फंडामेंटल्स आपको समझ में आ गए विद द मैप। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जिमनी आइलैंड के बारे में है। यूक्रेन ने सिग्निफिकेंट लॉसेस कॉज किए हैं रशियन मिलिट्री को इस जिमनी आइलैंड में एयर स्ट्राइक्स के थ्रू। ये आइलैंड ब्लैक सी में लोकेटेड है। इसका एक और नाम है, दैट इज स्नीक आइलैंड या फिर सरपेंट आइलैंड। इस आइलैंड को सरपेंट आइलैंड या फिर स्नेक आइलैंड नाम बहुत पहले ग्रीक्स ने दिया था, क्योंकि उन्हें यहाँ सफेद रंग के कुछ सांप दिख गए थे, तो उन्होंने सरपेंट आइलैंड इसका नाम रख दिया था। बट ऐसा नहीं है कि पूरा आइलैंड फुल ऑफ स्नेक्स है, आप वहां जा नहीं सकते या वहां जाएंगे तो सांपों से घिर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो स्नेक आइलैंड है ये यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था बिफोर दिस रशियो यूक्रेनियन वॉर। इस वॉर के दौरान रशिया ने इसे ऑक्यूपाई कर लिया और वहां से ये ऑपरेट कर रहे थे। अभी यूक्रेनियंस ने यहाँ पर अटैक स्टार्ट कर दिए हैं। ये एक स्मॉल पीस ऑफ रॉक है, यू कैन से, एक आइलैंड है। 700 मीटर का इसका पूरा एरिया है इन टू इन, और ये यूक्रेन से बिलोंग करता है। जो आइलैंड है इसे काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी पुराने समय से जाना गया है। यहाँ पर एक छोटा सा गांव है बिले नाम का। यहाँ की जो आबादी है वो 30 के आसपास की है, एज आई फाउंड दैट ऑन विकीपीडिया। स्नेक आइलैंड जो है वो रिवर डेन्यूब के माउथ पे लोकेटेड है और साउथ वेस्ट पोर्ट सिटी जो है ओडेसा, उससे भी मतलब साउथ वेस्ट में ही है उस ओडेसा पोर्ट सिटी के। ब्लैक सी में लोकेटेड है। मैप में लोकेशन आप देख ही पा रहे होगे, देखो ये ब्लैक सी है और यहाँ पे ये स्नीक आइलैंड है, ये यूक्रेन है, ये क्रीमिया है वो हिस्सा जो अभी रशिया के पास है। तो मैप में लोकेशन आप देख ही पा रहे होगे। ब्लैक सी के बारे में भी बात कर लेते हैं। ब्लैक सी एक इनलैंड सी है जो कि साउथ ईस्टर्न इंड पे है यूरोप के। इसके आसपास आपको 6 देश मिलेंगे, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बल्गारिया और रोमानिया। मुखर्जी नगर के पास में एक मेट्रो स्टेशन है, GTB नगर।
गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर इस मेट्रो स्टेशन का नाम रखा गया है। तो गुरु तेग बहादुर का शॉर्ट फॉर्म है जीटीबी। इसके अलावा RUR, रूर काली मिट्टी को कहा जाता है, तो जीटीबी रूर। इसमें आपको ब्लैक सी के चारों ओर सारी कंट्रीज मिल जाएंगी। रूर काली मिट्टी होती है, तो यहाँ पे ब्लैक सी है, याद रहेगा। जी से यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी से हो जाएगा जॉर्जिया, टी से टर्की, बी से बल्गारिया, आर से रशिया, यू से यूक्रेन और आर से रोमानिया। अब देखिए ब्लैक सी कैसे कनेक्ट होता है अटलांटिक ओशन से। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, नहीं तो फिर यहां पे दिक्कत हो जाएगी। देखिए ब्लैक सी से अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको बॉस्फोरस स्ट्रेट को क्रॉस करना होगा। यहां पे बॉस्फोरस स्ट्रेट को क्रॉस करते ही आप पहुंच जाएंगे सी ऑफ मरमरा में। सी ऑफ मरमरा से एजियन सी में जाने के लिए आपको स्ट्रेट ऑफ डार्डनेस को क्रॉस करना होगा। यहां पे है स्ट्रेट ऑफ डार्डनेस। तो स्ट्रेट ऑफ डार्डनेस को जैसे ही आपने क्रॉस किया आप पहुंच गए एजियन सी में। एजियन सी से नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा सी ऑफ क्रेटे, और सी ऑफ क्रेटे के नीचे यहां पर आपको मिलता है मेडिटेरेनियन सी। जो मेडिटेरेनियन सी है ये कनेक्टेड है अटलांटिक ओशन से। तो ब्लैक सी से अटलांटिक ओशन की जो जर्नी होगी वो कुछ ऐसे कंप्लीट होगी। यहां पर देखिए जो क्रीमियन पेनिनसुला है वो ब्लैक सी में एंटर करता है। क्रीमियन पेनिनसुला के नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेगा सी ऑफ अजोव। अगर आप यहां पे देख पा रहे हो मैप में जहां मैं मार्क कर रहा हूं, दैट इज सी ऑफ अजोव। तो सी ऑफ अजोव तक जाने के लिए एक यहां पे कर्च स्ट्रेट है, इस कर्च स्ट्रेट को क्रॉस करके सी ऑफ अजोव में जाया जा सकता है। रशिया का ये वार्म वाटर गेटवे रहा है यूरोप के लिए ब्लैक सी। अक्सर जो रशिया के वाटर्स हैं वो फ्रीज रहते हैं तो वो उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन ब्लैक सी का इस्तेमाल वो करते रहे हैं। तो यहाँ पर आपने ज्योग्राफी समझी है बहुत ही डिटेल में, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। स्पेसिफिकली देखिए रशिया यूक्रेन न्यूज़ में है, तो फिर किसी भी एग्जाम में आपकी ब्लैक सी के आसपास की ज्योग्राफी पूछी जा सकती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फ्लोर टेस्ट के बारे में है। महाराष्ट्र में एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। महाराष्ट्र में जो वहाँ की पार्टी है शिवसेना, जो कि एक अलायंस का पार्ट है, उसके एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर हैं एकनाथ शिंदे जी। उन्होंने अभी पार्टी को डिफेक्ट किया है। उनका ये क्लेम है कि उनके पास 40 MLA हैं। देखिए अगर कोई जो MLA हैं वो पार्टी को डिफेक्ट करते हैं, पार्टी से चले जाते हैं, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो पार्टी से 2/3 मेंबर्स को साथ लेकर जाते हैं तो इसे मर्जर के तौर पे देखा जाता है और फिर एंटी डिफेक्शन के लॉ लागू नहीं होते। वर्तमान में जो सीट्स हैं उसमें से अगर 37 MLAs एकनाथ शिंदे जी के साथ हैं तो ये 2/3 का आंकड़ा पार कर जाएगा और उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। एकनाथ शिंदे जी का क्लेम है कि उनके पास 40 MLA हैं, मतलब कि वो एंटी डिफेक्शन लॉ के एम्बिट के बाहर चले जाएंगे। यहां पर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन रहेगी। अगर ऐसा होता है तो जो वहां की वर्तमान सरकार है वो फ्लोर टेस्ट में फेल भी हो सकती है। इस पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस के दौरान जो गवर्नर के पास अधिकार है फ्लोर टेस्ट के लिए सरकार को बुलाने का, वो न्यूज में रहा है। आइए इस पे चर्चा करते हैं। आर्टिकल 174 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी ये पावर देता है गवर्नर को कि वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई पार्टी पावर में है उसे ऐसा लगता है कि वो अपना कॉन्फिडेंस खो रही है, उसके पास मेजोरिटी नहीं है, दे मे रिकमेंड गवर्नर को कि आप जो असेंबली है उसको डिसॉल्व कर दीजिए, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे काम करना होता है गवर्नर को। लेकिन अगर गवर्नर को ऐसा लगता है कि जो सरकार उन्हें असेंबली को डिसॉल्व करने की रिकमेंडेशन दे रही है उसके पास मेजोरिटी नहीं है, तो वहां पे वो अपना डिस्क्रिशन अप्लाई करेंगे और डिसॉल्व करने से मना भी कर सकते हैं। फर्दर वो सरकार से कह सकते हैं कि आप आइए फ्लोर टेस्ट में ये साबित करिए कि आपके पास मेजोरिटी है। आर्टिकल 175 क्लॉज 2 ये अधिकार देता है गवर्नर को कि वो सम्मन कर सकते हैं हाउस को कि आप आइए फ्लोर टेस्ट पर और ये साबित करिए कि आपके पास मेजोरिटी है। आर्टिकल 163 गवर्नर को ये ड्यूटी देता है कि वो जो भी अपने फंक्शंस हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर काम करेंगे। लेकिन अगर उन्हें ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट है उसके पास मेजोरिटी नहीं है तो फिर वो अपनी डिस्कशन के बेसिस पे काम करते हैं। जहां पे डिस्कशन के बेसिस पे उनको कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कशन अलाउ नहीं करता, वहां पे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर ही वर्क करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के इस अधिकार को लेकर क्या कहा जब वो फ्लोर टेस्ट को लेकर कॉल कर सकते हैं। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज सिंह चौहान एंड अदर्स वर्सेस स्पीकर केस में यह अपहेल्ड किया कि स्पीकर के पास यह अधिकार होगा कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए इनवाइट कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं गवर्नमेंट को कि आप आइए, अगर आपके पास मेजोरिटी है तो प्रूव करिए। आपको लग रहा होगा कि यह अधिकार स्पीकर के पास है तो गवर्नर का रोल कैसे आ गया, अभी तक हम गवर्नर की बात क्यों कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे केस बनता है, गवर्नर के पास अधिकार है, जो स्पीकर का अधिकार है वो उनके अधिकार से उनको डिप्राइव नहीं करता। केस ये बनता है कि अगर हाउस सेशन में है तो फ्लोर टेस्ट के लिए स्पीकर इनवाइट करते हैं, लेकिन अगर असेंबली सेशन में नहीं है तो फिर आर्टिकल 163 के तहत गवर्नर के पास यह अधिकार आ जाता है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाएं और कहें कि आप आइए और साबित करिए कि आपके पास मेजोरिटी है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कोरल रीफ्स की 4
नई स्पीसीज के बारे में है जिन्हें अभी हाल ही में इंडियन वाटर्स में पाया गया है, और स्पेसिफिक हो जाएं तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास में। ये जो कोरल्स हमें मिले हैं ये जीनस ट्रंकाटो फ्लेबेलम से बिलोंग करते हैं। ट्रंकाटो फ्लेबेलम। जो 4 न्यू स्पीसीज पाई गई हैं ये अजूजेंथलेट कोरल्स हैं। अजूजेंथलेट कोरल्स क्या होते हैं? ये काइंड ऑफ हार्ड कोरल्स होते हैं। इसका मतलब क्या है अभी हम समझ लेंगे। उसके पहले जो 4 प्रजातियां पाई गई हैं उनके नाम यहां पर हैं, थोड़े से टफ लगेंगे आपको बट मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। पहला है ट्रंकाटो फ्लेबेलम क्रैसम, दूसरा है टी इंक्रुस्टैटम, तीसरा है टी इरेगुलर और चौथा है टी क्रैसम। तो ये 4 नाम मैंने आपको बता दिए, थोड़े टफ हैं, इट्स वेरी अनऑब्वियस कि आपसे ये नाम पूछ लें। ये जो कोरल्स हैं ये अंडमान निकोबार आइलैंड के वाटर्स में पाए गए हैं, फैमिली फ्लेबेलाइडी से बिलोंग करते हैं। ये नॉन रीफ बिल्डिंग है, यहां पे ध्यान से समझिएगा, ये नॉन रीफ बिल्डिंग और सोलिटरी कोरल्स हैं। हाईली कंप्रेस्ड स्केलेटन स्ट्रक्चर उनका होता है। देखिए कोरल्स में क्या होता है कि उनका जो स्केलेटन होता है, जो उनका स्ट्रक्चर होता है बेसिकली वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो जब कोरल्स मर जाते हैं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट ढह जाता है, उसकी एक लेयर बन जाती है। ऐसे उसके बाद फिर जो नए कोरल्स होते हैं वो उसके ऊपर आ जाते हैं, ऐसे लेयर बाय लेयर रीफ्स बनती चली जाती हैं। लेकिन सारे कोरल्स रीफ नहीं बनाते। कोरल रीफ्स वहां बनती हैं जहां कोरल्स की कॉलोनीज हो। जब कई सारे कोरल्स मरेंगे तो बड़ी सी रीफ बन जाएगी, उसके ऊपर नए कोरल्स आएंगे, ये रीफ मोटी होती चली जाएगी। लेकिन अगर कोई कोरल अकेले रहता है तो वो क्या रीफ बनाएगा? तो ऐसे कोरल्स जो सोलिटरी रहते हैं, अकेले रहते हैं, ग्रुप में नहीं रहते, उन्हें नॉन रीफ बिल्डिंग कोरल कहा जाता है। कई सारी स्टडीज में ये पाया गया कि जो हार्ड कोरल्स इंडिया में पाए जाते हैं वो नॉन रीफ बिल्डिंग कोरल्स हैं। इनके बारे में हमें कुछ खास जानकारी है नहीं। हम रीफ बिल्डिंग कोरल्स पे खूब स्टडी करते हैं लेकिन नॉन रीफ बिल्डिंग कोरल्स पे ज़्यादा स्टडी होती नहीं। जो नॉन रीफ बिल्डिंग कोरल्स हैं वो सॉलिटरी होते हैं, अलग रहते हैं, और कई बार वो डीप वाटर्स में भी पाए जाते हैं। डीप वाटर्स में वो इसलिए भी रह पाते हैं क्योंकि वो अजूजेंथलेट कोरल्स होते हैं। अजूजेंथलेट कोरल होने का क्या मतलब है? देखिए जो कोरल्स होते हैं वो खाना खुद नहीं बनाते, बल्कि उनके ऊपर जो एल्गीज आ जाते हैं वो सनलाइट का इस्तेमाल करके खाना बनाते हैं। तो एक तरीके से ये जो एल्गी होते हैं जिन्हें जूजेंथलाई कहा जाता है, जो जूजेंथलाई होता है वो बेसिकली काइंड ऑफ कोरल होता है जो ये एक प्रकार का एल्गी होता है जो कोरल्स के ऊपर आ जाता है। ये खाना बनाता है, कोरल्स खाते हैं और इस एल्गी के लिए बेस देता है ये कोरल। लेकिन कुछ कोरल्स ऐसे होते हैं जो जूजेंथलाई, जो एक प्रकार का एल्गी है, उसका बनाया हुआ खाना नहीं खाते, बल्कि वो अपने नरिशमेंट के लिए प्लैंकटन्स का इस्तेमाल करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, समंदर में तैरते रहते हैं। चूंकि वो जूजेंथलाई जो एक प्रकार का एल्गी है जो सनलाइट से खाना बनाएगा और उसके बाद कोरल उसको खाएगा, तो वो जूजेंथलाई का इस्तेमाल करते ही नहीं, तो उनके लिए सनलाइट कंपल्शन नहीं रह गया ना, क्योंकि प्लैंकटन्स तो उन्हें नीचे भी मिल जाएंगे। इसीलिए वो डीप वाटर्स में भी पाए जा सकते हैं। तो जो जूजेंथलाई कोरल्स होते हैं या जूजेंथलाइट कोरल्स होते हैं जो एल्गी का इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, वो शैलो वाटर में ही रहते हैं क्योंकि उनको सनलाइट चाहिए। लेकिन जो जूजेंथलाइट कोरल्स होते हैं वो डीप वाटर्स में भी मिल सकते हैं। वो सोलिटरी होते हैं, नॉन रीफ बिल्डिंग होते हैं। इनके बारे में कम स्टडी होती है लेकिन आर्टिकल में है तो जानते रहिए। ये 200 मीटर से 1000 मीटर तक की गहराई में मिल सकते हैं। शैलो वाटर में भी मिल जाएंगे, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन डीप वाटर में जो जूजेंथलाइट कोरल्स हैं वो नहीं मिलेंगे क्योंकि उनको तो सनलाइट चाहिए। 570 स्पीसीज कोरल्स की इंडिया में पाई जाती हैं, जिनमें से 90% जो हैं वो अंडमान निकोबार आइलैंड के आसपास मिलेंगी। ये 1% से भी कम अर्थ का सरफेस कवर करते हैं, लेकिन 25% मरीन लाइफ को अकोमोडेट करते हैं। ये मामला आपने समझा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कैबुल लामजौर नेशनल पार्क के बारे में है। यहाँ पे एक्चुअली में एक हेरिटेज पार्क बनाने के लिए सरकार ने कहा था और अब वो उसकी लोकेशन को बदलना चाहते हैं, तो वहाँ के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वो चाहते हैं जो साइट डिसाइड की गई थी वहीं पर हेरिटेज पार्क बनाया जाए। इसी रेफरेंस में कैबुल लामजौर नेशनल पार्क न्यूज़ में आया क्योंकि इसके पास में ही ये हेरिटेज पार्क बनाया जा रहा था। कैबुल लामजौर नेशनल पार्क भारत का एकमात्र, इनफैक्ट दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ये नेशनल पार्क तैरता रहता है, लोकटक लेक में है और यहाँ पर हमें मिलते हैं एक बहुत ही विशेष प्रकार की प्रजाति डियर की, दैट इज संघाई डियर, जिन्हें डांसिंग डियर भी कहा जाता है। ये लास्ट नेचुरल हैबिटेट है ब्रो एंटलर्ड डियर का, जिन्हें संघाई डियर हम बेसिकली कहते हैं मणिपुर में। अब ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, इसका क्या मामला है? बेसिकली देखिए जो नेशनल पार्क है इसमें हमें मिलते हैं फुमडीज। फुमडीज के नीचे देखिए एक मिट्टी की लेयर हो सकती है, कोई ऑर्गेनिक मटेरियल हो सकता है और उसके ऊपर खूब सारी घास उगाती है। लेकिन ये मिट्टी की लेयर जमीन से टच नहीं होती, ये मिट्टी की लेयर ही तैर रही होती है और इसके ऊपर जो घास वगैरह उगी होती है वो भी तैर रही होती है। तो ये जो फुमडीज हैं, ये देखिए ये फुमडी है, ठीक है।
अब ये आज यहाँ है, ये तैर के यहाँ चला जाएगा, या ये पूरा का पूरा ये जो सर्किल है ये भी तैर के चला जाएगा। अब आपको लग रहा होगा ये नेचुरली इतने सुंदर सुंदर सर्किल बन गए हैं, तो ऐसा नहीं है। चूंकि ये फुमडीज तैरते रहते हैं तो जो लोकल्स हैं वो उन्हें ऐसे सर्किल में बांध के इकट्ठा कर देते हैं। इसमें वो मछलियों को पालते हैं, या यहाँ उनके लिए मछलियाँ पकड़ना आसान हो जाएगा। फुमडीज वैसे ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, इन्हें ही जोड़ के वो कई बार ऐसे सर्कल्स बना लेते हैं। तो जो सर्कल्स आपको दिख रहे हैं ये मैन मेड है, ये फुमडीज हैं जो तैरते रहते हैं। कई बार ये फुमडीज थोड़े बड़े होते हैं तो लोकल्स इस पर घर भी बना लेते हैं, रहते हैं। घर आज यहाँ है, तैर के कहीं और चला जाता है। तो ये फुमडीज हैं जो इसे एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क का सिनेरियो दे देते हैं। तो ये तो आपने समझ लिया। 1950 के दौरान ही माना जा रहा था कि जो ब्रो एंटलर डियर है यानी कि संघाई डियर है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन बाद में उसे मणिपुर में रीडिस्कवर किया गया। तो उसके बाद उसको बचाने के प्रयास किए गए और अभी केबुल लमजाओ नेशनल पार्क में हम ये संघाई डियर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हॉक डियर, ऑटर और कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ मिलती हैं। लोकटक लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तो लार्जेस्ट ही है, जहाँ पे फुमडीज फ्लोट करते रहते हैं। फुमडीज क्या है? हेट्रोजेनस मास ऑफ वेजिटेशन, सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि तैरते कैसे रहते हैं। ये जो एंसेंट लेक है ये मणिपुर की इकॉनमी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। वहाँ इरिगेशन के लिए पानी, ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई, हाइड्रोपावर जनरेशन में मदद करता है। इंटरनेशनल देखिए, चूंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से, इसलिए लोकटक लेक को वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी डिक्लेयर कर दिया गया रामसर कन्वेंशन के तहत 1990 में, और 1993 में इसे मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में डाला गया। इस इकोसिस्टम पे काफ़ी प्रेशर है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हम इसके रिसोर्सेज को लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स 2022 के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने हाल ही में रूल्स को नोटिफाई किया है। सरकार ने ये प्लान बनाया कि कोई चाहता है कि मुझे ग्रीन एनर्जी चाहिए, मतलब मुझे ऐसी ही बिजली चाहिए जो रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाई गई हो, तो आप अलाउ करिए। डिस्कॉम कंपनीज उन्हें ऐसी बिजली दें जो ग्रीन एनर्जी हो, जो रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाई गई हो। इसी संबंध में प्रावधान किए गए। लेकिन इसमें मामला ये था कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है या कोई कंपनी कहती है कि मुझे ग्रीन एनर्जी चाहिए, तो उन्हें कम से कम 1 मेगावाट बिजली मांगनी होगी ताकि ट्रांजैक्शन करना आसान हो। अभी इस लिमिट को रिड्यूस किया गया है और कहा गया कि कोई अगर 100 किलोवाट तक ग्रीन एनर्जी भी मांगता है तो आपको देना होगा, ताकि जो स्मॉल कंज्यूमर्स हैं वो भी ग्रीन एनर्जी मांग सकें। ग्रीन एनर्जी की अगर डिमांड बढ़ने लग जाएगी तो फिर इसको बनाने के लिए जो कयास है वो भी तेज हो जाएंगे। एक सेंट्रल नोडल एजेंसी को बनाने की बात की गई है अंडर दीज न्यू रूल्स, जो सिंगल विंडो ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस सिस्टम की तरह काम करेगा, जिसके जरिए कोई भी ग्रीन एनर्जी की मांग कर सकता है। एप्लीकेशन दिया गया तो 15 दिन के भीतर डिसाइड करना होगा कि आप ग्रीन एनर्जी देने वाले हैं उस एंटिटी को, उस इंडिविजुअल को, या नहीं। अगर आपने 15 दिन के अंदर डिसाइड नहीं किया तो मान लिया जाएगा कि परमिशन मिल गई है। इंप्लीकेशंस क्या होंगे? देखिए, इससे फर्दर देखिए, जो डिस्कॉम कंपनीज हैं उनको दिक्कत तो होती है, उनको अलग से कनेक्शन देना पड़ता है ग्रीन एनर्जी का। अगर इंडिया चाहता है कि हम 500 गीगावाट का जो नॉन फॉसिल कैपेसिटी है उसको मीट करें, तो डिस्कॉम कंपनीज का मजबूत होना जरूरी है। उनको रिटेल टैरिफ बढ़ाने को अलाउ किया जाना चाहिए ताकि उनकी थोड़ी इनकम बढ़ जाए, उनके कमर्शियल लॉसेस को कम किया जाए, और जो सरकार सब्सिडी प्रॉमिस करती है वो दे। फर्दर देखिए, आप कितनी भी नियम बना लो, वो कुछ न कुछ टेक्निकल इशू बना के ग्रीन एनर्जी का एक्सेस देते नहीं है, क्योंकि उनके लिए एक बड़ा काम हो जाता है, एक अलग से एक्स्ट्रा काम हो जाता है। तो ओपन एक्सेस रूल लाए तो गए हैं कि ग्रीन एनर्जी अगर आप मांगते हो तो मिले, बट इसमें हैं बहुत सारे चैलेंजेस। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूनेस्को किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज के बारे में है। हाल ही में ये प्राइज मिला है CIET यानी कि सीएट को। 2021 का ये प्राइज मिला है। सीएट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है NCERT की, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के अंडर में। ये अवार्ड यूनेस्को के द्वारा दिया गया क्योंकि ICT का इस्तेमाल ये जो संस्था है CIET उसने काफी बढ़िया तरीके से किया। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एजुकेशन में थ्रू PM ई-विद्या। PM ई-विद्या 17 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के पार्ट के तौर पर इनिशिएट किया गया, जिसमें डिजिटल, ऑनलाइन, ऑन एयर यानी कि रेडियो के माध्यम से जो एजुकेशन है वो लोगों तक मल्टी मोड एक्सेस के फॉर्म में पहुंचाया गया। बात करते हैं इस प्राइज की, दैट इज किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज। ये 2005 में इनिशिएट किया गया। ये किसी भी ऐसे इंडिविजुअल या एंटिटी को दिया जाता है जो नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करे एजुकेशन को एक्सपेंड करने के लिए। 2030 का जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, इसका गोल नंबर 4 दैट इज ऑन एजुकेशन, उसको पूरा करने में जो प्रयास करता हो। ये रिवॉर्ड किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जिन्होंने क्रिएटिव यूज किया हो टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में। 2 लोगों को या 2 एंटिटीज को दिया जाता है ये अवार्ड हर साल। एक ज्यूरी होती है जो सेलेक्ट करती है। जो प्राइज विनर्स होते हैं उन्हें $25,000 मिलता है, 1 मेडल और 1 डिप्लोमा मिलता है यूनेस्को के हेडक्वार्टर में यानी कि पेरिस में। रिवीजन करते हैं। जिम्नी आइलैंड इंडियन ओशन में है, बिल्कुल गलत है, ये ब्लैक सी में है।
फ्लोर टेस्ट, गवर्नर समन को हाउस को समन कर सकते हैं फ्लोर टेस्ट के लिए, सही है। अजूजेंथलेट कोरल्स हार्ड कोरल्स का ग्रुप है, सही है। कैबुलामजॉ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, गलत है, मणिपुर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एनसीईआरटी की कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट है, सही है। हमारा ये सेशन यहां पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।